हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का बनाया था उसमें हमने ये वाला पॉइंट पूरी तरीके से कवर कर लिया था। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक स्थिति, मतलब यहाँ पर राजनीति की क्या स्थिति है, किस तरह की राजनीतिक स्थिति है, मतलब कि यहाँ पे शासन प्रणाली कैसी है। दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनके अंदर कुल मिलाकर कैसी शासन प्रणाली है वो हमको इसमें पढ़ना है। ये मैंने थर्ड पार्ट में बांट दिया। किसको? जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्या है कि फर्स्ट टॉपिक जो है आपका कौन सा टॉपिक है? दक्षिण एशिया क्या है। तो उस चैप्टर का को मैंने इस पॉइंट को मैंने क्या है दक्षिण एशिया, इसको मैंने 4 पार्ट में बांटा। 2 पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया। ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा पार्ट है, यानी कि दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिति। इससे पहले हमने ये जाना कि दक्षिण एशिया क्या होता है, और दूसरा पॉइंट हमने ये जाना यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। तीसरी बात हम क्या जानने वाले हैं अभी कि दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थिति, यानी कि यहाँ की शासन प्रणाली कैसी है, ये जानेंगे। तो ये बात की जाती है कि एक जैसी राजनीतिक प्रणाली यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और कैसी नहीं है वो हम एक एक करके हर एक देश का एक एक करके समझेंगे। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दक्षिण एशिया के अंदर 7 देशों को माना जाता है कि 7 देश इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं वो भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे उन 7 के अंदर किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है या राजनीतिक स्थिति है या शासन प्रणाली है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या भारत और श्रीलंका के अंदर। भारत श्रीलंका के अंदर क्या है? अनेक समस्याओं और सीमाओं के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर कायम है। अब देखो यहाँ पे क्या समस्या है, क्या सीमाएं हैं, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि श्रीलंका के बारे में हमको पूरा पढ़ना है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष। और भारत के बारे में जो है आपको नेक्स्ट जो बुक है आपकी दूसरी वाली उसके अंदर कंप्लीट मिलेगा, या आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ भी लिया होगा कि जो विघटन हुआ भारत का, किस तरह से दिक्कतें आई भारत को बनाने में और लोकतंत्र को स्थापित करने में, 3 बड़ी चुनौतियां थी, वो सब हमने पढ़ा था। तो यही समस्या इनके सामने थी, और सीमाएं भी, यानी कि ये जो इनकी लिमिट को बनाए रखती थी कि एक लिमिट से आगे यहाँ नहीं हो सकता था लोकतंत्र। तो क्या है, इन सीमाओं के बावजूद भी, इन समस्याओं के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र कायम है दोनों देशों के अंदर। श्रीलंका में भी जातीय संघर्ष है, वो हमको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, फिर भी यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र कायम है। तो भारत और श्रीलंका के अंदर क्या स्थिति है राजनीतिक? यहाँ पर शासन प्रणाली कैसी है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यहाँ पर लोकतंत्र कायम है। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे और देशों के बारे में जानने के लिए। क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है? पाकिस्तान और बांग्लादेश में यहाँ पर क्या है, वह लोकतंत्र भी और सैनिक शासक यानी कि सेना का भी शासन रहा है। दोनों तरह का यहाँ पर शासन रह चुका है। फिलहाल जो है अभी वर्तमान में यहाँ पर सैनिक शासन है, लेकिन कई समय तक क्या नाम है, कुछ समय के लिए कई बार 2 बार लगभग कम से कम 2 बार यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ था। कब कब हुआ था वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र भी स्थापित हो, लोकतांत्रिक शासन भी यहाँ पर रहा है और सैनिक शासन भी रहा है, और वर्तमान में भी यहाँ पर सैनिक शासन है, यानी कि दोनों तरह का शासन यहाँ पर रहा है। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कब तक था? बांग्लादेश के अंदर 1971 में लोकतंत्र कायम हो गया। बांग्लादेश क्या था? पहले पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि भारत के विभाजन होने के बाद पाकिस्तान 2 तरफ बने थे। एक पूर्व की तरफ जो कि आज बांग्लादेश है, ये कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, और जो आज का पाकिस्तान है वो था भारत के पश्चिम एरिया में, वो कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान, और बीच में था भारत। तो भारत के पूर्व की तरफ जो देश है वो क्या बन गया? 1971 में ये बन गया बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश का यहाँ पे लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? 1971 में, 1971 में। और इसकी जो पूरी कहानी है, कैसे बना, क्यों बना, कब बना, ये सब हम तब पढ़ेंगे जब बांग्लादेश के लोकतंत्र वाली बात का जो टॉपिक आएगा तब हम इसको करेंगे। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान में क्या हुआ, 2 बार यहाँ पर लोकतंत्र शासका बनी थी, 1988 में और 1997 से 99 तक। 1988 में यानी कि 1988 में जब लोकतंत्र सरकार बनी थी, तो यहाँ पे जो नेता थी वो कौन थे? बेनजीर भुट्टो। और जो दूसरी बार बने वो कौन थे? नवाज शरीफ, 1979 से 1999 तक।
ये सरकार चली, उसके बाद इनका तख्ता पलट हो गया, फिर सैनिक शासन स्थापित हो गया और उसके बाद ये चलता रहा। अब ये क्या रहा, कैसे रहा, पूरी डिटेल के साथ हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि हमारे टॉपिक है पाकिस्तान में लोकतंत्र, ठीक है, वो चीज़ें। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेपाल में। नेपाल में किस तरह की राजनीतिक स्थिति है भाई, ठीक है। तो 2006 तक तो यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र था। क्या होता है संवैधानिक राजतंत्र? जो राजा का शासन होगा एक संविधान के तहत, इसे कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र। 2006 तक यहाँ पर था। 2006 तक ही क्यों था? तो 2006 में क्या हुआ, यहाँ पर जन विद्रोह हुआ और जन विद्रोह के बाद यहाँ पर लोकतंत्र कायम हो गया। अब जन विद्रोह क्या होता है? जन मतलब जनता, विद्रोह मतलब कि विद्रोह, यानी कि उन्होंने बगावत कर दी। अब जनता ने जब बगावत की, उन्होंने लोकतंत्र की मांग की, तो यहाँ पर लोकतंत्र को कायम करना पड़ा सरकार को, यानी कि राजा को क्या करना पड़ा, लोकतंत्र स्थापित करना पड़ा। तो नेपाल में 2006 के अंदर यहाँ पर लोकतंत्र आ गया, ठीक है। और अगर इसके बारे में बाकी चीज़ें आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब नेपाल वाला टॉपिक आएगा। तो यहाँ पर अभी हमको ये पढ़ना है कि राजनीतिक स्थिति क्या है दक्षिण एशिया की, ठीक। हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे एक देश को, अभी हम सिर्फ ये इतना कर रहे हैं। फिर क्या है भूटान, जो कि एक दक्षिण एशिया का एक देश है। तो यहाँ पर क्या है, वर्तमान में यहाँ पर राजतंत्र है। यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है? यहाँ पर राजतंत्र है अभी भी, राजा का शासन मतलब। और वर्तमान का जो राजा है उसका नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये आपको नाम याद रखना है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। ये आपसे शायद पूछा जा सकता है, अगर ना भी पूछा जाए तो जब आप लॉन्ग टाइप आंसर लिखोगे तो उसमें आपको ये मेंशन करके ही आना है, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। यही चीज़ें होती है जो आंसर राइटिंग अगर आपकी बाकियों से बेहतर है तो आपको जो मार्क्स है वो भी बाकियों से बेहतर ही मिलेंगे। यही चीज़ मैंने यूज़ करके हर एग्ज़ाम्स के अंदर 90+ मार्क्स स्कोर किया है, 97 तक स्कोर किया है, 95, 94 तक स्कोर किया है, ठीक है। तो क्या है, भूटान में अभी भी राजतंत्र है, राजा का शासन है, और वर्तमान में जो राजा है उसका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। ये बाकी कोई नहीं लिखेगा, लेकिन जो लिखेगा और एग्जामिनर की नज़र में अगर आ गया तो एग्जामिनर के सामने वैल्यू बढ़ जाती है और मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि लेकिन राजतंत्र तो है यहाँ पर भूटान के अंदर, लेकिन बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की जो योजना है, मतलब प्लानिंग जो है, उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। यानी कि राजा की तरफ से ये प्लानिंग चल रही है कि यहाँ पर यानी कि भूटान में क्या होना चाहिए, भूटान में भी बहुदलीय लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि अब स्थापित करेंगे। फिर अब बात करते हैं हम एक और देश की जो कि दक्षिण एशिया का एक भाग है, मालदीव के बारे में। तो मालदीव में क्या है, द्वीपीय देश है एक तरीके से ये मालदीव, जैसे कि मैंने आपको उस टाइम मैप में भी दिखाया था, एक बार फिर देख लो। ये है मालदीव, ठीक है, जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम के जो अरब सागर है, अरब सागर के अंदर स्थित है। बहुत सारे टापू है छोटे छोटे, तो इन टापू का जो समूह है इनसे मिलकर बना हुआ ये देश है। और ये क्या है, एक तरीके से द्वीपीय देश है, द्वीप है बहुत सारे, उनका एक समूह है और द्वीपीय देश है ये। तो इसको इसीलिए कहा जाता है कि द्वीपीय देश है मालदीव। यहाँ पर क्या रहा, कैसी राजनीतिक स्थिति थी? तो यहाँ पर थे 1968 तक यहाँ पे सल्तनत थी। सल्तनत मतलब कि बादशाह थे, राजा थे। 1968 तक था। तो 1968 में क्या हुआ, यहाँ पर एक गणतंत्र बना और शासन की क्या हुआ, अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। यहाँ पर गणतंत्र हो गया और क्या हुआ, यहाँ पे शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई, जैसे कि अमेरिका के अंदर है, जहाँ पर कि बहुत ही ताकतवर कोई एक व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है, वो ज़्यादातर किसी के लिए जवाबदेह नहीं होता, वो सारी चीज़ें होती हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई, ठीक है। तो कब हुआ ये, 1968 के अंदर। फिर क्या हुआ, जून 2005 में मालदीव की संसद ने क्या हुआ कि बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। अभी क्या चल रहा था 1968 तक, अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी कि एक जो होगा वो महान, यानी कि जो ताकतवर सदस्य होगा, जो कि किसी के लिए जवाबदेह नहीं होगा, लेकिन पार्टी का एक सदस्य होगा, पार्टी के अंदर उसकी एक स्थिति होगी। और यहाँ पर क्या है, अब क्या सोच रहे हैं ये, इनकी संसद में क्या हुआ कि बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय मतलब कि बहुत सारी पार्टियां होंगी, उसमें से वो क्या करेंगी, चुनाव आपस में लड़ेंगी और उसमें से कोई सरकार बनाएगा। तो ये होती है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के लिए यहाँ पर बातचीत चल रही है और सबने मिलकर
2005 के जून में एकमत होकर मतदान किया इस बात को लेकर कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मालदीव में बहुदलीय प्रणाली लाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या था कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का देश के अंदर क्या था, राजनीतिक मामले में दबदबा है। और इसी की वजह से क्या है, अब यहाँ पर बहुत सारी बहुदलीय प्रणाली आएंगी और बहुत सारे देश पार्टियों को मौका मिलेगा। 2005 में क्या हुआ, चुनाव के बाद यानी 2005 में ये फैसला लिया गया कि बहुदलीय पार्टियां होंगी। और जब 2005 में जब चुनाव हुए तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ कि अब पार्टियां बहुत सारी हैं, ठीक है, किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं है। अगर किसी एक पार्टी का दबदबा होता है तो वहाँ पर लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं होता, लेकिन जहाँ पर बहुत सारी पार्टियां होती है तो लोकतंत्र वहाँ पर मजबूत होता है। वो कैसे होता है कि जनता जो है वो अपनी बात को रख सकती है, अपने उम्मीदवार को चुन सकती है। लेकिन जब एक ही पार्टी होगी तो वो एक ही पार्टी अपनी कई बार मनमानी करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। तो बहुदलीय जो चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, 2005 में लोकतंत्र थोड़ा सा मजबूत हुआ, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई थी, ठीक है, कि मतलब कानून में ये कह दिया गया कि विपक्षी दल भी इसमें भाग ले सकते हैं। पहले क्या था, MDP यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा रहता था, फिर बाद में ये दबदबा थोड़ा सा कम हो गया, तो इसलिए अभी लोकतंत्र में थोड़ी सी स्थिति क्या हुई, मजबूत हो गई। अब इस जो टॉपिक का, दक्षिण एशिया नाम के टॉपिक का, जो मैंने इसको 4th पार्ट में बांटा समझने के लिए, वैसे है तो एक ही टॉपिक, लेकिन इसको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने इसके 4 भाग किए। चारों भागों में मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई। 4th पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की स्थिति, मतलब लोकतंत्र को की कैसी स्थिति है दक्षिण एशिया में के देशों में मिलाकर, मतलब कुल मिलाकर किस तरह की स्थिति है लोकतंत्र की। अभी हमने पढ़ा राजनीतिक स्थिति, वो लोकतंत्र की स्थिति नहीं पढ़ी। अभी हमने पढ़ा क्या, राजनीतिक स्थिति। अब जानेंगे क्या लोकतंत्र की क्या स्थिति है, हर देश के अंदर कैसी कैसी है। तो क्या है, लोकतंत्र का जो रिकॉर्ड है यहाँ पे मिला जुला, यानी कि ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, लोकतंत्र को पसंद करते हैं। टोटल एवरेज जो निकाला जाता है उसमें क्या है कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, जो मैंने 7 देश आपको बताया, उसमें से ज़्यादातर देश क्या चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि ज़्यादातर लोग लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक सर्वेक्षण किया गया 5 देशों का, 5 बड़े बड़े देशों का, जो कि दक्षिण एशिया के देश हैं, वहाँ पे सर्वेक्षण किया गया। कौन कौन से देश हैं जिनका, जहाँ पे ये सर्वेक्षण किया गया, ये जनगणना की गई। कौन कौन से देश थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। अब यहाँ पे जो सर्वेक्षण किया गया तो इसके क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया, क्या पता चला। तो पहली बात तो ये जानने को मिली कि क्या हुआ, लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। जन मतलब जनता, समर्थन मतलब समर्थन, यानी कि जनता का समर्थन, यानी कि व्यापक मतलब बड़ी मात्रा में लोकतंत्र को जनता का समर्थन हासिल है। कहाँ पर, दक्षिण एशिया के देशों में। ये पता चला, पहली चीज़ तो ये सामने आई। इसकी वजह से जब ये सर्वेक्षण किया गया कि लोकतंत्र की स्थिति कैसी है दक्षिण एशिया के अंदर, तो ये पता चला कि ज़्यादातर लोग लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं। दूसरी बात क्या जानने को मिली कि देश के हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। मतलब ऐसे संस्था जो प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र आना चाहिए, तो जनता भी उन संस्थाओं का समर्थन करती है। और हर वर्ग के लोग और हर धर्म के लोग क्या चाहते हैं कि हमारे लिए लोकतंत्र ही अच्छा है, हमारे देश के लिए लोकतंत्र ही सबसे बेहतर है, ठीक है। तीसरी बात क्या जानने को मिली भाई सर्वेक्षण के बाद, तो ये जानने को मिली इन देशों के लोगों को अपने देशों के लिए शासन की स्थिति और प्रणाली की जगह, शासन की किसी और प्रणाली की जगह या किसी और स्थिति की जगह, किसी और सिस्टम की जगह इनको क्या चाहिए, इनको लोकतंत्र चाहिए, इनको लोकतंत्र ही पसंद है, ठीक है। ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि लोकतंत्र के अलावा कोई और देश हमारे कोई और व्यवस्था हमारे देश के अंदर लागू हो, इनको लोकतंत्र ही पसंद है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, ये पता चला सर्वेक्षण से। तीसरी बात। चौथी बात क्या, चौथी बात ये जानने को मिली इस सर्वेक्षण से कि पहले ये माना जाता था कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ धनी देशों में ही स्थापित किया जा सकता है, फल फूल सकता है। लेकिन ये जो लोगों की जो मानसिकता थी, बाकी देशों की, बड़े विकसित देशों की, ये मानसिकता क्या हो गई, खत्म हो गई। कब, जब ये दक्षिण एशिया के छोटे छोटे यानी कि जो ज़्यादा अमीर देश नहीं थे, फिर भी यहाँ पर लोकतंत्र बहाल हो पाया, लोकतंत्र स्थापित हो पाया, तो इस तरह की जो कल्पनाएं थी लोगों के मन में, ये सारी क्या हो गई, अब समाप्त हो गई है।
क्या मानते थे पहले कि बड़े बड़े देशों में यानी कि धनी देशों में ही सिर्फ लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपका ये कंप्लीट हो चुका है, और मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो क्लासरूम में। तो जब तक के लिए आप इसको पढ़ें